students. Beta, this is Saturday, and as you all know, Saturday is our revision day, and so today we'll revise the rest part of the 10th chapter. इसका कुछ पार्ट जो है हम पिछले सैटरडे को कर चुके हैं और इसका बचा हुआ पार्ट हम आज रिवाइज करने वाले हैं. ओके, सबसे पहले द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिस्प्लेसिंग द इंडिजीनियस. इंडिजीनियस वो लोग होते हैं जो एक किसी एक प्लेस पर रहते हैं बहुत सालों पहले से, मतलब उनका बर्थ भी वहीं पर हुआ और सेम उसी प्लेस पर वो रह रहे हैं, वो इंडिजीनियस होते हैं, नेटिव होते हैं. लेकिन यूरोप में क्या हो रहा था, इंडिजीनियस का जो है डिस्प्लेस हो रहा था, इनको जो है अपने प्लेसेस से हटाकर दूसरे प्लेसेस में भेजा जा रहा था. ये सारा सब कुछ हम रीड आउट कर चुके हैं नेटिव अमेरिकन्स के बारे में कि किस तरह से नेटिव अमेरिकन्स की जो ज़मीन थी उसके ऊपर यूरोपियंस ने अपना कब्जा किया और उनकी ज़मीनों से हटाकर उनको जो है पीछे जंगलों में भेज दिया या फिर डेजर्ट में भेज दिया जहां उनकी लाइफ के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं थे. रिसोर्सेज ना होने की वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह से रुइन हो रही थी. ओके, धीरे धीरे ये जो नेटिव्स थे, इंडिजीनियस थे, इन्होंने सारी चीज़ों को समझा कि किस तरह से यूरोपियंस इनके साथ बुरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अब उन्होंने जो है इसका रेबल करना स्टार्ट कर दिया था. रेबल जब करना स्टार्ट किया तो कुछ बातें जो है गवर्नमेंट को समझ में आने लगी. अब उन्होंने जो है कुछ राइट्स की डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. यहीं से आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. जब इंडिजीनियस लोगों ने रेबल किया तो सबसे पहले उन्होंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट के बारे में आवाज़ उठाई थी कि ये हम जो है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक स्पिरिट होने चाहिए. 1770s में उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी और अपनी इंडिपेंडेंट के लिए उन्होंने यूरोपियंस के साथ रेबल करना स्टार्ट कर दिया था. ओके, ये आवाज़ उन्होंने किसके अगेंस्ट उठाई थी? मोनार्की एंड द अरिस्टोक्रेटिक ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, यानी कि पुराने वर्ल्ड में जो मोनार्की और अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी. इसमें एक और उनकी इम्पॉर्टेंट डिमांड थी, वो थी राइट टू प्रॉपर्टी. सो दो चीज़ों की डिमांड उन्होंने की थी. एक तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट होनी चाहिए यानी कि सब लोग इक्वल होने चाहिए. दूसरा जो है राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी उन्होंने क्यों आवाज़ उठाई थी? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को यूरोपियंस के द्वारा छीना जा रहा था. ओके, बैटल करके, क्योंकि यूरोपियंस के पास अच्छे आर्म्स थे, अपनी आर्म्स की हेल्प से वो क्या कर रहे थे, नेटिव्स की ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे. सो ये दो डिमांड जो है नेटिव्स के द्वारा की गई थी. हालांकि ये दोनों डिमांड मानी गई थी, दोनों राइट्स थे भी, लेकिन किसके पास थे? दोनों राइट्स सिर्फ और सिर्फ वाइट लोगों के पास थे. ओके, किसके पास थे? वाइट लोगों के पास थे, यानी कि नेटिव्स के पास ऐसा कोई भी अधिकार उनको नहीं दिया गया था. अब जो डैनियल पॉल एक कैनेडियन नेटिव थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि किस तरह से 2000 में जो है थॉमस पेन ने जो डेमोक्रेसी के लिए वॉर किया था, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, उसमें जो है उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल लिया था. और फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह से हो रहा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ के जो लीडर थे उन लोगों ने इंडियंस का एग्जाम्पल लिया था. इंडियंस, रेड इंडियंस, यानी कि जो नेटिव अमेरिकन थे उनको रेड इंडियंस कहा जाता है. ठीक है, रेड इंडियंस का एग्जाम्पल लिया था. उन्होंने बताया कि किस तरह से रेड इंडियन एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड होकर रहते हैं और किस तरह से वो अपने अधिकारों के लिए लड़े. तो फ्रेंच के नेताओं ने यही कहा था कि हमें भी इन रेड इंडियंस की तरह ही वर्क करना चाहिए मिलकर. ओके, सो इस तरह से उन्होंने जो है अपने डेमोक्रेसी के मूवमेंट को आगे बढ़ाया था और यही सारी चीज़ें अब रेड इंडियंस कर रहे थे. अपने डेमोक्रेसी के लिए वो डिमांड कर रहे थे. द विंड्स ऑफ द चेंज. अब ये जो रेबल्स होना शुरुआत हुई तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई थी. टिल 1920s जो नेटिव पीपल थे उनके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया था. यूएसए और कनाडा में जो नेटिव पीपल थे उनकी सिचुएशन में किसी टाइप का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया था. द प्रॉब्लम Indian administration, a survey directed by the social scientist Lewis Mariam and published in 1928. और ये जो इंडियंस की जो भी प्रॉब्लम्स थी ये सारी चीज़ें एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा समझी गई. दैट वाज लेविस मैरियम. और उन्होंने उन्हें जो है 1928 यानी कि कुछ साल पहले जब अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे ना, इकोनॉमिक क्राइसिस के आने से कुछ साल पहले ही उन्होंने इंडियंस की जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो पुअर हेल्थ थी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं थी, उनके पास जो रिजर्वेशन के एरियाज़ थे, उन सब के बारे में लोगों का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट किया था. रिजर्व एरिया थे ना अब उनके पास, क्योंकि उनकी ज़मीनों को छीन कर उनको जो है कुछ एरियाज़ में फिक्स कर दिया गया था और उन एरियाज़ को क्या कहा जाता था? रिजर्वेशंस कहा जाता था. तो
जो लेविस मैरियम थे उन्होंने बताया कि किस तरह से रिजर्व्ड एरिया में ये लोग रहते हैं, वहाँ पर इनके पास लिविंग के कोई सोर्सेज नहीं है, इवन ये स्टार्वेशन की वजह से मर रहे हैं, बहुत ही पुअर कंडीशन है इनकी लिविंग की, इनके पास किसी टाइप की कोई एजुकेशन नहीं है, तो ये अपने आप को कैसे ग्रो करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो अमेरिकन्स थे उनको जो है नेटिव से सिंपैथी फील हुई। अब लोगों ने इनके कल्चर्स को डिस्कवर करना शुरू कर दिया था और ये भी अब शुरू कर दिया था करना कि भाई हाँ किसी तरह से इनको सिटीजनशिप दी जाए और सिटीजनशिप की हेल्प से ही हम जो है इनको एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। उन्होंने ये रखा कि भाई किस तरह से हम नेटिव लोगों को बताएंगे कि सिटीजनशिप के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो इसीलिए 1934 में एक एक्ट पास किया गया था। दैट एक्ट वॉज इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1934 में पास किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो नेटिव्स थे उनको रिजर्वेशंस, द राइट टू बाय लैंड एंड टेक लॉन्स, उनको राइट मिल गए थे कि अब वो लैंड को बाय कर सकते थे और लैंड को बाय करने के लिए इवन लॉन्स भी ले सकते थे। पहले तो उनके पास ये राइट्स ही नहीं थे कि वो किसी लैंड को बाय करें, ठीक है, वो तो जंगलों में ही रहते थे और मतलब फॉरेस्ट में रहते हुए उन्हें ये फीलिंग ही नहीं होती थी कि भाई हाँ हमें किसी लैंड के ऊपर अपनी ऑनरशिप करनी है, क्योंकि ये फॉरेस्ट से सिर्फ उतना ही लेते थे जितने की उनको ज़रूरत होती थी। कोई किसी भी टाइप का कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते थे, कोई ग्रीडीनेस उनके अंदर नहीं थी। सो लैंड की ओनरशिप के बारे में वो कभी सोच ही नहीं रहे थे। ओके, सो बट उसके बाद जब यूरोपियंस ने उनके लैंड के ऊपर कब्जा किया और उनको रिजर्व एरियाज़ में भेज दिया था, तो उसके बाद उन्हें पता चला कि हाँ लैंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उससे पहले वो लैंड परचेज और लैंड पर ऑनरशिप करने के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। 1950s और 1960s में यूएसए और कैनेडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अब जो है ये जो स्पेशल प्रोविजंस है ना इंडियंस के लिए उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और उन्होंने किस होप से इसको ख़त्म किया कि जो नेटिव हैं, जो इंडियंस हैं, वो क्या करेंगे, दे वुड जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द यूरोपियन कल्चर। उन्होंने उनके सामने ये डिमांड रखी कि वो जो है यूरोपियन कल्चर की मेन स्ट्रीम, यानी कि जिस तरह से यूरोपियन पीपल रहते हैं सेम उसी तरीके से वो भी रहें। लेकिन नेटिव्स ने इस डिमांड को मानने से मना कर दिया था। इसीलिए 1954 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स प्रिपेयर किया गया था। इसमें इस राइट के अकॉर्डिंग जो नेटिव्स थे उन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप को तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि उनकी रिजर्वेशंस को उनसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जिन एरियाज़ में उनको रिजर्व किया गया था, अगर उन एरियाज़ में किसी टाइप की कोई माइंस निकल जाती थी, कोई भी मिनरल्स वहाँ पे मिल जाता था, मान लीजिए कॉल मिल गया है या फिर सिल्वर मिल गया है, तो उनके रिजर्व्ड एरिया को भी उनसे छीन लिया जाता था। तो उन्होंने डिमांड रखी कि ना तो उनके रिजर्वेशन उनसे लिए जाएँ और ना ही वो अपने को चेंज करेंगे, उनके ट्रेडिशंस में किसी टाइप के कोई भी इंटरफेरेंस ना की जाए। हालांकि वो क्या करेंगे, सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर दिया 1954 में। किस एक्ट के अकॉर्डिंग, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियंस राइट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन एक्सेप्ट के पीछे उन्होंने दो कंडीशंस रखी थी। दो कंडीशन कौन सी थी, एक तो उनके रिजर्वेशंस उनसे ना लिए जाएं और दूसरा जो है उनके जो ट्रेडिशंस हैं उसके अंदर किसी टाइप की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की जाए। ठीक है, सेम ऐसा ही कनाडा में भी हुआ। 1969 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी वही डिमांड रखा कि भाई तुम जो है हमारे कल्चर को फॉलो करोगे, लेकिन वहाँ पर भी नेटिव लोगों ने इस चीज़ को मना कर दिया था कि भाई हम तुम्हारे किसी भी कल्चर को फॉलो नहीं करने वाले हैं। इसीलिए जो है नेटिव्स ने क्या किया था, वेल ऑर्गेनाइजेशन अपोजिशन मूव कर दिया था। वेल ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूव किया। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस की, डिबेट्स की और फिर जो है लास्टली 1982 में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। अब जो है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एक्सेप्टेड द एग्जिस्टिंग अब ऑरिजिन एंड ट्रीटी राइट्स ऑफ द नेटिव्स, उसके बाद जो है जो नेटिव्स थे उनके जो भी राइट्स थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। सो इस तरह से यूरोप में चेंज आना शुरू हो गया था रेड इंडियंस के लिए। ठीक है, अब रेड इंडियंस जो नेटिव पीपल हैं वो दोनों ही कंट्रीज़ में रहते हैं, उनकी सिटीजनशिप उनके पास है, कनाडा की भी और यूएसए की भी। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, अपने ही कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड पर उन्होंने बहुत अच्छा किया, जैसा कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो 18th सेंचुरी में नहीं कर पाए थे। इस टाइम पीरियड पर उन्होंने जो है ये अपने राइट्स को गवर्नमेंट से मनवा लिया था। ठीक है, उसके बाद है कि
किस तरह से क्या क्या काम उनके लिए इनके खिलाफ किए गए। रेड इंडियंस अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंडर रेड इंडियंस कैसा होता था, एक तो उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे, ठीक है। एक उनको इक्वल नहीं समझा जाता था। इक्वल क्यों नहीं समझा जाता था? बिकॉज नॉट रेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट, और उन्होंने ये कहा कि भाई वो हमारे इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि वो हमारी तरह जो है सिटीज़न, मतलब हमारी तरह लिटरेट नहीं बनना चाहते हैं, और इसीलिए वो हमारे इक्वल नहीं है, और इसीलिए गवर्नमेंट में उनको जो है किसी टाइप की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी। ओके, ब्रिटिशर्स के अंडर जो रेड इंडियंस थे। नेक्स्ट है नेटिव इन अमेरिका। अमेरिका में नेटिव्स के साथ क्या हो रहा था? नॉट सीन एज सिटीजन्स, उनको सिटीजन्स की तरह नहीं देखा जाता था, के इक्वल नहीं समझा जाता था। क्यों नहीं समझा जाता था? क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलियंस क्या समझते थे? प्रिमिटिव समझते थे। प्रिमिटिव मतलब आदि मानव। वो उन लोगों का मानना था कि इनको तो पता ही नहीं है कि किस तरह से लैंड का यूज़ किया जाए, किस तरह से टाउन बसाए जाएं। तो वो ना तो टाउन्स में रहने के लिए रेडी हैं, ना ही वो जो है लैंड का यूज़ करके एग्रीकल्चर करने के लिए रेडी हैं। तो ये जो है प्रिमिटिव की तरह ही रहते हैं, आदि मानव लोगों की तरह ही रहते हैं कि भाई हाँ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं और अपनी जीविका को जैसे तैसे चलाते रहते हैं, ठीक है। अफ्रीकन स्लेव्स इन अमेरिका, अमेरिका में जो है अफ्रीकन स्लेव्स कैसे थे? उनकी जो है पर्सनल जो लिबर्टी थी उसको डिनाई कर दिया गया था। नो इक्वल, उनको कोई भी इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे। स्लेवरी जो है उनके सिस्टम का पार्ट बनी हुई थी, और ब्लैक लोगों को अभी भी क्या समझा जाता था? इन्फीरियर ही समझा जाता था। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका में हो रही थी, किसके साथ? रेड इंडियन के साथ, वहाँ के नेटिव्स के साथ। वो लैंड जो उन्हीं की थी, उन्हीं की लैंड के ऊपर यूरोपियंस ने कब्जा किया हुआ था, और कब्जा करके जो है उन्हीं लोगों को उनकी लैंड से हटा रहे थे। अब हम मूव करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ कि ऑस्ट्रेलिया में कैसी सिचुएशन हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया जो आज लैंड है, उस टाइम पर वहाँ पर भी कौन? नेटिव्स ही रहते थे। उसका नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं था, एक अलग जो छोटे छोटे ट्राइब्स बसे हुए थे। वहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स थे, 350 to 750 तक के ट्राइब्स थे, और अलग अलग ट्राइब्स जो है अपने अलग अलग नेम से रहते थे। मतलब कोलेक्टिवली इस लैंड का कोई एक नेम नहीं था, ठीक है। एज इन अमेरिका, जैसे अमेरिका में हो रहा था वैसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, और ऑस्ट्रेलिया की भी इसी तरह लॉन्ग हिस्ट्री है। जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने 40,000 साल पहले यहाँ पर आना शुरू किया, या फिर इससे भी पहले उन्होंने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था, ठीक है। वे ऑस्ट्रेलिया के एक लैंड से जुड़े हुए थे जिसका नेम था न्यू गिनी, और वो न्यू गिनी से ही आए थे। कहाँ से आए थे? वो न्यू गिनी से आए थे, ठीक है। विच वॉज कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया बाय अ लैंड ब्रिज, जो कि एक लैंड ब्रिज से क्या थी? कनेक्टेड थी। नेटिव्स इन द नेटिव ट्रेडिशन, दे डिड नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया बट दे हैड बीन देयर। नेटिव ट्रेडिशन यानी कि यहाँ पर रहने वाले जो नेटिव लोग हैं वो कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए थे, बल्कि यहीं पर उनका जन्म हुआ है, वो यहीं के नेटिव थे। लेकिन जो हिस्ट्री बताती है वो क्या बताती है कि आज ऑस्ट्रेलिया में जो भी यूरोपियंस हैं वो कहाँ से आए थे? न्यू गिनी से ही आए थे। ओके, सो द पास्ट सेंचुरीज वर कोल्ड द ड्रीम टाइम। जो पास्ट सेंचुरीज थे उनको क्या कहा जाता था? ड्रीम टाइम कहा जाता था। समथिंग डिफ़िकल्ट टू यूरोपियंस टू अंडरस्टैंड, ये यूरोपियंस के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिंस द डिस्टिंक्शंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट इज़ ब्लड, और अभी भी पास्ट और प्रेजेंट के बीच में ये क्या डिस्टिंक्शन, क्या अलग सी चीज़ थी, अभी तक भी ब्लड है। मतलब अभी तक भी क्लियर नहीं हुई है कि क्या सच में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग यहीं के नेटिव हैं, या फिर वो यहाँ पर बहुत सालों पहले उन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया था, ठीक है। ये चीज़ अभी तक भी क्लियर नहीं है, हिस्टोरियंस के द्वारा अभी तक भी इसको क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। इन लेट 18th सेंचुरी यहाँ पर जो है 350 से 750 नेटिव कम्युनिटीज़ रहा करती थी, जो अलग अलग लैंग्वेज, जिनकी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हुआ करती थी। इवन आज भी वो लोग 200 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। उनके जो है अलग अलग लार्ज ग्रुप्स हुआ करते थे, इन्हीं लार्ज ग्रुप्स में वो लोग रहते थे, और ये जो लार्ज ग्रुप्स होते थे इनको क्या कहा जाता था? टॉर्स स्ट्रेट कहा जाता था। ओके, टॉर्स स्ट्रेट कहा जाता था। ओके, और जिसका क्या मीनिंग होता है? द टर्म अब ओरिजिन इज़ नॉट यूज फॉर देम। इनके लिए अब ओरिजिन यूज़ नहीं किया जाता था। अब ओरिजिन कौन होते हैं? मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आकर जो लोग बस जाते हैं उन्हें अब ओरिजिन कहा जाता है। अब यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, नेटिव लोग थे, इनके लिए अब ओरिजिन नहीं कहा जाता था, क्योंकि इनको मानना था कि किसी दूर लैंड से नहीं बल्कि यहीं से आकर बसे यहीं पर हैं। और आज जो है अकॉर्डिंग टू 2005 ऑस्ट्रेलिया का 2.44% पॉपुलेशन इन्हीं लोगों की है, यानी कि नेटिव जो लोग थे यहाँ पर। ओके,
ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो फैली हुई है, बिखरी हुई है, स्पेशली मतलब बिखरी हुई है, मतलब कि एक जगह पर वो नहीं है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट उनकी नहीं है, उनकी स्प्रेस सेटलमेंट है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होती है कि घर एक दूसरे के पास ही होते हैं, सभी लोग एक ही प्लेस पर रहते हैं, लेकिन स्प्रेस को सेटलमेंट में क्या होता है, लोग एक दूसरे से अलग अलग एरियाज़ पर रहते हैं। क्योंकि ये जो टाउन है ये कोस्ट के साथ साथ हैं, तो लोगों के घर और टाउन्स जो हैं वो किसके साथ साथ ही फैले हुए हैं, कोस्ट के साथ साथ ही फैले हुए हैं। ओके, सो यहाँ यूरोपियंस रीच ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियंस जो है ऑस्ट्रेलिया में कैसे आए? 1606 में डच यहाँ पर आए थे, 1612 में तास्मान इस आइलैंड पर पहुंचा और बाद में इस आइलैंड का नेम ही जो है क्या रख दिया गया था, तस्मानिया रख दिया गया था। 1770s में जेम्स कुक बॉटनी यहाँ पर पहुंचा जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स, जिसके बाद जो है उसको क्या कहा जाने लगा, न्यू साउथ वेल्स हुआ कहा जाने लगा। 1788 में ब्रिटेन में ब्रिटिश पैनल कॉलोनी फॉर्म्ड, सिडनी फाउंडेड। 1788 में जो है सिडनी को फॉर्म्ड किया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉर्म किया गया था। ओके, जैसे अमेरिका की हिस्ट्री रही है सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की भी हिस्ट्री रही है। यानी कि जब यहाँ पर यूरोपियंस आए तो उन्होंने, हालांकि ये हिस्ट्री जो है 300 ईयर्स लेटर स्टार्ट हुई थी, लेकिन सेम वैसी ही हिस्ट्री रही है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका की रही है। यहाँ पर जब स्टार्टिंग में कैप्टन कुक जो एक ट्रैवलर्स थे और साथ ही वो जो है जगह जगह पर ज़मीन का भी ब्यौरा करते थे, ठीक है, जो एक ट्रैवलर भी थे और ज़मीन का भी ब्यौरा करते थे। उन्होंने देखा कि जो ये नेटिव्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो नेटिव लोग थे वो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे, जैसा अमेरिका में देखा गया था। अमेरिका के नेटिव्स भी कैसे थे, बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग थे। सेम वैसा ही ऑस्ट्रेलियंस के साथ हो रहा था। ऑस्ट्रेलियंस भी बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग थे। जब यहाँ पर ब्रिटिश कुक पहुँचे तो लोगों ने उनका वेलकम किया, लेकिन कुछ डिस्प्यूट की वजह से यहाँ के पर रहने वाले लोगों ने जो है ब्रिटिश कुक को मार दिया था। हालांकि ब्रिटिश कुक को ऑस्ट्रेलिया नहीं हवाई में मारा गया था, लेकिन इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनका रवैया इन नेटिव्स के लिए चेंज हो गया था। अब वो लोग जो है इन लोगों के प्रति, नेटिव्स के प्रति कैसा बिहेवियर करने लगे थे, वायलेंस का बिहेवियर उन्होंने करना शुरू कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है, अभी तक जब ये ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पर आ रहे थे, ऑस्ट्रेलियंस जब यहाँ पर आए 19th और 20th सेंचुरी में, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो अभी तक भी ये नहीं समझ पे आ रही थी, उनको ये नहीं समझ में आया था कि क्यों ये ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पर आ रहे हैं, क्यों यहाँ पर वो लोग ज़मीनों को खोद रहे हैं, किस लिए ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस ने, यूरोपियंस ने यहाँ पर आकर क्या करना शुरू कर दिया था, यहाँ पर ज़मीन उन लोगों से, नेटिव लोगों से छीनना शुरू कर दिया था, छीन कर जो है इसके ऊपर अपना ही अधिकार शुरू कर दिया था। सो अभी तक भी इनको ये नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर जब इनकी ज़मीन को लिया गया और इनको रिजर्व्ड एरिया में भेजा गया तो इनकी जो है 90% तक पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। 90% तक पॉपुलेशन के ख़त्म होने के पीछे दो रीज़न थे। एक तो था जम्स, इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जम्स हो गए थे। जम्स होने के रीज़न क्या थे, इनको रिजर्व्ड एरिया में भेज दिया गया था। रिजर्व्ड एरिया में इनके पास किसी टाइप के कोई भी सोर्सेज नहीं थे। सोर्सेज ना होने की वजह से इन्हें अच्छी तरह से खाना नहीं मिल पाया, रहने के लिए इनके पास प्लेस नहीं थे, तो इनकी बॉडी में जम्स हो गए थे। कुछ पॉपुलेशन तो यहाँ पर मारी गई थी, कुछ जो है वो इन लोगों ने अपनी लैंड, जब ये स्टेलर्स यहाँ पर आए तो इनकी लैंड को जो ये ले रहे थे अपने लैंड के लिए, इन लोगों के खिलाफ बैटल करना शुरू कर दिया था। इस बैटल में कुछ लोग मारे गए थे और सेम थोड़ा बहुत जो बचे वो कैसे मारे गए थे, वो कुछ जो है स्टारवेशन की वजह से मारे गए थे, ठीक है। अब जो है ब्राज़ील में पुर्तगाल कैदियों को बसाने का जो प्रयोग किया जा रहा था वो बंद कर दिया गया था। जो उनके हिंसक बर्ताव की वजह से मूल निवासियों, क्योंकि उनके साथ जो ब्राज़ील में पुर्तगालियों के साथ, पुर्तगाली कैदियों के साथ जो भी वायलेंस किया जा रहा था ना, उस वायलेंस की वजह से पुर्तगाली जो है हिंसा पर उतर आए थे, वो वायलेंट हो गए थे। अब वो ब्रिटिशर्स से स्वतंत्र होना चाहते थे और आज़ाद होने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और ये तरीका पहले अमेरिका में अपनाया गया और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी यही अपनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत में ज़्यादातर इंग्लैंड से ही लोग आए थे और फिर जो है उनका कारावास पूरा होने के बाद वो वापस ब्रिटेन उनके पास, उनको ना लौटने की शर्त रखी गई थी, ठीक है। तो धीरे धीरे उनको रिजर्वेशंस में भेज दिया गया था और इन्हीं रिजर्वेशंस में जो है अपनी लाइफ को वो स्पेंड कर रहे थे किसी न किसी तरीके से। नेक्स्ट है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन अंडर द यूरोपियन सेटलमेंट वॉज नॉट एज वेरिड एज इन अमेरिका। जो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन सेटलमेंट्स के अंडर, वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि अमेरिका में हुई थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ का एरिया ज़्यादा बड़ा था, वहाँ पर माइंस भी ज़्यादा मिल रहे थे। हालांकि यहाँ पर भी जो शीप फार्म्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया था, माइन स्टेशंस नए नए बनाए गए थे, माइन स्टेशन एस्टेब्लिश कर दिए गए थे, और यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा किसकी लेबर की ज़रूरत पड़ रही थी। उन्होंने वाइन यार्ड्स यहाँ पर लगाए, इसके साथ वीट फार्मिंग यहाँ पर करना शुरू कर दिया था। दिस कम टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, और इसी की वजह से कंट्री की प्रॉस्पेरिटी आई थी। When the states were united and it was decided a new capital would be built for America in 1911, और जब स्टेट जो है यूनाइटेड हो गया था तो 1911 में यहाँ पर नई कैपिटल बनाई गई, और उस कैपिटल का नेम था कैनबेरा। कैनबेरा जो है कमबेरा वर्ड से इमर्ज हुआ था, जो एक नेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग था मीटिंग प्लेस, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर मीटिंग की जाती है। सो कैनबेरा को जो है इसकी कैपिटल बना दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 1911 में बनाया गया था। ओके, सम नेटिव्स वर एम्प्लॉयड इन द फॉर्म्स, कुछ नेटिव्स को जो है फार्म्स में रखा गया था, और वो उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, इवन स्लेवरी से कुछ कम नहीं थी, ठीक है। सो धीरे धीरे यहाँ पर चाइनीज़ इमिग्रेंट्स आना शुरू हो गए। जब चाइनीज़ इमिग्रेंट्स आए तो उन्होंने चीप लेबर को प्रोवाइड किया। चीप लेबर प्रोवाइड करने के साथ साथ वो बहुत संख्या में यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। जब यूरोपियंस ने देखा कि बहुत ज़्यादा नॉन वाइट्स पीपल यहाँ पर हो रहे हैं और हम लोग जो है बहुत ज़्यादा नॉन वाइट्स लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1885 में एक लॉ बना दिया गया था, और 1885 में जो लॉ बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग चाइनीज़ इमिग्रेंट्स पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि चाइनीज़ इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अब यूरोपियंस को डर लग रहा था कि कहीं ये इतनी ज़्यादा संख्या में ना हो जाएं कि हमारे ऊपर अटैक करें और हमारे एरिया को हमसे छीन लें, ठीक है। सो इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। ओके, सो धीरे धीरे इस तरह से यूरोप ऑस्ट्रेलिया में भी जो है जो नेटिव पीपल्स थे उनकी सिचुएशन बहुत बुरी हो रही थी। बट जिस तरह से अमेरिका में कुछ स्कॉलर्स ने समझा कि भाई हाँ नेटिव अमेरिकन जो हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में रह रहे थे, सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा समझना शुरू कर दिया गया था। 1968 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मानव शास्त्री। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट WEH ने एक लेक्चर दिया, उनके लेक्चर का नेम था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, और यहाँ पर साइलेंस वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया था? नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कहा था कि किस तरह से वो लोग साइलेंस में रह रहे हैं, किस तरह से हम उनके ज़मीन पर अटैक कर रहे हैं, और फिर वही वो साइलेंस में ही हैं। हालांकि कुछ लोग नहीं थे साइलेंस में, लेकिन फिर भी उनके बारे में यही कहा गया था कि किस तरह से ग्रेट साइलेंस में उनका जीवन बीत रहा है, ठीक है। उनके इस लेक्चर के बाद बहुत सारे ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन नेटिव्स के लाइफ के बारे में जानना शुरू कर दिया। ये सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को ही शांत नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके जो है डिस्टिंक्टिव कल्चर्स को जानना चाहते थे, यूनिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, उनका जो नेचर और क्लाइमेट को समझने का यूनिक तरीका है उसको वो समझना चाहते थे। उनकी जो सेंस है, सेंस ऑफ कम्युनिटी है, उनको वो समझना चाहते थे। मतलब सारी चीज़ों को वो समझना चाहते थे, और इसीलिए समझने के लिए उनके ऊपर जो है लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक राइटर हेनरी रोनाल्ड्स ने अपनी एक बुक लिखी, बुक का टाइटल था वाई वरंट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया। मतलब इस बुक में उन्होंने क्या लिखा है कि क्यों हमें नेटिव्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, ठीक है। उन्होंने यही कहा कि पहले क्या माना जाता था कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री कब से स्टार्ट होती है? ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री एक्चुअली जो है कैप्टन कुक की खोज से स्टार्ट होती है, कैप्टन कुक्स डिस्कवरी, यानी कि जब ऑस्ट्रेलियंस ने कैप्टन कुक को डिस्कवर करना शुरू किया तभी से ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री स्टार्ट की। लेकिन हेनरी रेनॉल्ड्स ने लिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में कहानी कोई दूसरी ही है, लेकिन उस कहानी के बारे में हमें बताया ही नहीं गया था। और वही सारी चीज़ें उन्होंने अपनी इस बुक में प्रिंट की हैं कि वाई वरंट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया था, ठीक है। अब नेटिव की स्टडी के लिए जो है यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट बनाए गए थे, उन डिपार्टमेंट्स के द्वारा आर्ट गैलरीज बनाई गई। इन आर्ट गैलरीज में नेटिव्स के आर्ट का सामान रखा गया, म्यूजियम्स बनाए गए। म्यूजियम्स में जो है नेटिव्स के कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर की जाती थी उन म्यूजियम्स में रखी गई थी। बहुत ही वंडरफुल एफर्ट्स किए गए थे, और इन्हीं एफर्ट्स के थ्रू जो है धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव्स हैं उनकी लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ था। और 1794 तक यहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म
कि एक वर्ड सुनने को मिला था जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल पॉलिसी अब बन गया था कि भाई हमारी जो लैंड है वो मल्टी कल्चर की लैंड होनी चाहिए। यहाँ पर एक पोएम दी हुई है, पोएम लिखी हुई है जूडिथ राइट ने। जूडिथ राइट ने इस पोएम में क्या लिखा है कि जिस लैंड को वो अपना समझ रही है वो लैंड तो मेरी है ही नहीं। वो कहती है कि जिस लैंड को मैं अपना समझ रही हूँ, जिस लैंड से मैं इतना प्यार करती हूँ, वो लैंड तो मेरी है ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई हाँ, जिस लैंड पर मैं सपने बुन रही हूँ, तुम्हारे सपने तोड़कर, मतलब वो अपने एक ब्लैक फ्रेंड के लिए ऐसा लिख रही है कि तुम्हारे सपनों को तोड़कर ये लैंड तुमसे छीन कर हमें दी गई है, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं थी। और आज मैं शेमफुल हूँ कि भाई तुम्हारे पास, तुम्हारी इस लैंड के ऊपर मैं अपने सपनों को बुन रही हूँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी इस पोएम में लिखी हुई हैं। ठीक है, 1970s तक ह्यूमन राइट टर्म्स यूएनओ और दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज में सुनने को मिल गया था। अब ऑस्ट्रेलियंस को रियलाइज़ हो गया था कि भाई हाँ, हमें नेटिव्स के लिए कुछ करना है, और इसीलिए यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने जो है नेटिव्स को फिर से बसाने की ट्रीटीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो यहाँ पर जो है नए नए एक्ट बनाए गए इनकी लाइफ को सुधारने के लिए। उन्होंने जो यूएसए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है इसके बारे में दो चीज़ें लिखी थी। उन्होंने कहा कि भाई हम देखो, अब हम जो है पास्ट को वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, पास्ट को ना तो वापस ला सकते हैं, हमने जो किया है उसको अनडन नहीं कर सकते। एक तो हम पास्ट को वापस नहीं ला सकते, हमने जो किया है उसको अनडन नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम तुमसे जो है माफ़ी मांग सकते हैं, अपोलोजाइज कर सकते हैं। और अब जो है किसी भी टाइप का कोई वाइट और कलर्ड पीपल अपार्ट नहीं होंगे, मतलब वाइट और ब्लैक जो लोग हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहेंगे। सो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो नेटिव्स हैं वो जो है पूरी तरह से उनको स्वतंत्रता भी मिल गई थी, उनके सारे के सारे अधिकार भी मिल गए थे। यहाँ पर कुछ डेट्स दी हुई हैं। ये डेट्स क्या दी हुई हैं? 1974 में जो वाइट ऑस्ट्रेलियंस थे, पॉलिसी को एंड कर दिया गया था। मतलब वाइट और ब्लैक के लिए जो अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी। ओके, 1992 में ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट्स में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो टेरा न्यूलियंस है, टेरा न्यूलियंस मतलब ऐसी लैंड जो किसी से बिलोंग नहीं करती है, ऐसा एक वर्ड यूज़ किया जाता था। जिस लैंड पर नेटिव्स रहते थे ना, उस लैंड के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था, टेरा न्यूलियंस। टेरा न्यूलियंस का मीनिंग क्या होता है कि भाई ये लैंड किसी से बिलोंग नहीं करती है, इसीलिए हमने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, सो 1992 में जो टेरा न्यूलियंस वर्ड था, इसको इलीगली इनवैलिड घोषित कर दिया गया था कि भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी जो है नेटिव्स की लैंड को कब्जे में नहीं लेगा। 1995 में नेशनल इंक्वायरी इन द सेपरेशन ऑफ अबोरिजिन एंड द टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज। 1995 में जो है आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट पर के आइलैंड पर रहने वाले बच्चों को ढूंढा गया, उनके परिवारों के साथ उनको मिलाया गया था। ओके, 1998 में 1920 से 1970 के दशक में गुम हुए बच्चों को ढूंढा जा रहा था और फिर जो है उनके लिए एक सॉरी लेटर लिखा गया और इसीलिए इस डे को 26 मई को हर साल अभी भी नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। वो सॉरी डे किससे स्टार्ट हुआ था? नेटिव्स से सॉरी मांगने के लिए, लेकिन आज भी जो है ऑस्ट्रेलिया में इस डे को सेलिब्रेट किया है। ओके बेटा, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर करना है। फिर भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, बाय बाय।